Your civil services dream takes shape with us. We are Delhi IAS Academy. Your dreams, our duty. नमस्कार दोस्तों, मैं विनय पाठक दिल्ली आईएएस के इस YouTube प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं फिर आप सबसे जुड़ रहा हूं। आज हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो समसामयिक घटनाएं हैं उन पर प्रकाश डालेंगे। ये जो करंट अफेयर्स की श्रृंखला है जो मंथली वाइज लगातार अभी विगत 3 महीने से चल रही है, आप इस वीडियो का निरंतर लाभ ले रहे हैं और इसमें एक एक महीने के करंट अफेयर्स की घटनाओं को जो है संकलित करके एक साथ रखा जा रहा है। लगभग ये वीडियो जो है 1 घंटा 45 मिनट से 60 मिनट के अराउंड वीडियो का एक टारगेट रहता है। ठीक है, कुछ मैंने देखे यूट्यूब में कुछ इस प्रकार से मांगा है कि ड्यूरेशन को थोड़ा कम किया जाए, तो एक्चुअल में कंटेंट इतने इंपॉर्टेंट रहते हैं कि कंटेंट को स्किप करने से बेहतर है कि अगर आप वीडियो का नोट्स बना रहे हैं तो आप प्रयास करें कि अगर ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो बीच में आप पॉज करने या पॉज करके थोड़ा सा आप रेस्ट ले लें, उसके बाद फिर इसको उसी मिनट से आगे कंटिन्यू करें। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं कि हम आज के क्लास में क्या क्या सबसे पहले देखने वाले हैं। तो आज के क्लास का जो हमारा चर्चा का बिंदु रहेगा वो रहेगा नियुक्तियां। इसके अंतर्गत हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों को हम देखेंगे। महत्वपूर्ण रिपोर्ट, उपलब्धियां, योजनाएं, चर्चित स्थल, विज्ञान प्रौद्योगिकी, खेल, सैन्य अभ्यास, पुरस्कार और विविध, इन पहलुओं पर आज हम विचार करेंगे। ये कंप्लीट आपका अगस्त माह का करंट अफेयर्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं राष्ट्रीय नियुक्तियां। राष्ट्रीय नियुक्तियों के अंतर्गत सबसे पहले नाम आ रहा है हमारा, जिसको हम कहेंगे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के अभी नवीनतम प्रधान महानिदेशक श्री सत्येंद्र प्रकाश जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये जो है 1 अगस्त 2022 से इनका कार्यकाल प्रारंभ हो गया और ये जो है जयदीप भटनागर जी का स्थान लिए हैं। विशेष बात यह है कि ये 1988 बैच के भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी रहे हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट केवल एग्जाम परस्पेक्टिव ये हो जाता है कि अभी हाल ही में अथवा वर्तमान में प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के अध्यक्ष कौन है अथवा किसे नियुक्त किया गया है, तो आप नाम याद रखेंगे श्री सत्येंद्र प्रकाश जी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हम अगला हमारा नियुक्ति के अंतर्गत कंटेंट आता है जिसे हम कहेंगे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग के एक प्रकार से अध्यक्ष है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे कि सीवीसी यानी जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है वो वर्तमान में श्री सुरेश एन पटेल जी को नियुक्त किया गया है। वर्तमान में इस पद पर कौन पदस्थ हुए हैं? श्री सुरेश एन पटेल जी। ठीक, विशेष बात यह है कि इनको जो है शपथ भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने दिया है और खास बात यह रहता है कि इस पद का कार्यकाल 4 वर्ष अथवा अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष तक की होती है। यानी जो भी पहले 4 वर्ष पहले कंप्लीट हो जाए अथवा 65 वर्ष की जो आयु है वो कंप्लीट हो जाए तो कार्यकाल समाप्त माना जाता है। तो इसी आधार पर इनका कार्यकाल प्रारंभ हुआ है और ध्यान रखेंगे इन्होंने श्री संजय कोठारी जी का स्थान लिया है। तो फिर से वही बात, आपके एग्जाम में जैसे क्वेश्चन बनने की जो संभावनाएं रहती हैं, सीधे सीधे एटलीस्ट आपको नाम पता होना चाहिए कि श्री सुरेश एन पटेल जी जो हैं वो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अभी बने हुए हैं। ठीक है, अगला जो हम देखने वाले हैं वो नियुक्ति है बिहार राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं। अभी 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ श्री नीतीश कुमार जी ने लिया है। इससे पहले 7वीं बार यानी इससे पहले भी बिहार राज्य के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ही थे। ठीक है, खास बात यह है कि नीतीश कुमार जी अलग अलग पार्टियों से गठजोड़ करके अथवा मांग अथवा कहा जाए पद पर बने रहने के लिए अथवा जनता की सेवा करने के लिए मांग के अनुरूप गठबंधन बैठाकर वो बार बार अलग अलग समय पर मुख्यमंत्री बने हैं। तो इस बार विशेष ये रहा कि नीतीश कुमार जी जो कि स्वयं जो है जेडीयू पार्टी से बिलोंग करते हैं और ये जो है श्री तेजस्वी यादव जिनकी पार्टी आरजेडी है, इस पार्टी दोनों पार्टियों के संयोग से वास्तव में इनको तो कुल 7 पार्टियों का समर्थन प्राप्त है। तो इन दोनों पार्टियों के विशेष सहयोग से इन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ करके एक अलग अपने जो है मुख्यमंत्री पद की फिर से शपथ ली
तो ध्यान रखेंगे अभी नवीनतम जो मुख्यमंत्री बने हैं वो प्राचीनतम भी थे, तो ये आपके पूर्व मुख्यमंत्री भी थे, तो नाम रहेगा श्री नीतीश कुमार। विशेष बात ये है कि जो आरजेडी के पार्टी से बिलोंग करते हैं, लालू प्रसाद यादव जी के सुपुत्र श्री तेजस्वी यादव, ये बिहार के दूसरी बार उप मुख्यमंत्री की शपथ लिए हैं। ठीक है, ये शपथ जो है 10 अगस्त 2022 को लिया गया। और खास बात आपको जानना है कि नीतीश कुमार ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो बिहार राज्य के 8 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं और उनका सबसे छोटा कार्यकाल यानी सबसे जो शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन जो रहा जो चीफ मिनिस्टर का वो 7 दिन का रहा, और ये 7 दिन के लिए वर्ष 2000 में बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए थे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि उप मुख्यमंत्री को भी ध्यान रखिएगा, श्री तेजस्वी यादव। ठीक है, दोनों ने शपथ लिया है। आगे बढ़ते हैं हम फिर। भारत के 49वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश, नियुक्तियों के अंतर्गत ही है ये, तो एक बार एग्जाम में आया हुआ क्रम भी ध्यान रखेंगे। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मान लीजिए पद हैं जिनके क्रम को भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे कि अभी हाल ही में जो नियुक्ति हुई है, ठीक है, अथवा इस पद की शोभा जो बढ़ा रहे हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश पद की, वो 49वें क्रम के हैं। और इस अभी जो है यूयू ललित जी, ठीक है, श्री उदय उमेश ललित जी ने इस पद को ग्रहण किया है। ठीक है, इन्होंने श्री NV रमणा जी का स्थान लिया है। इनकी शपथ जो है 27 अगस्त 2022 को श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने इनको शपथ दिलाई, जो भारत की महामहिम राष्ट्रपति हैं। और आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि ये केवल जो है 74 दिन कार्यकाल के लिए इनका जो है नियुक्ति हुआ है, यानी इस पद को ग्रहण किए हैं। इनका कार्यकाल केवल 74 दिन के लिए। ठीक है, और संभवतः नवंबर माह में 2022 में ही 50वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर जस्टिस चंद्रचूड़ जो है वो भारत के 50वें क्रम के भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पद को सुशोभित करेंगे। तो अभी हाल ही में जो परिवर्तन हमको देखने के लिए मिल रहा है वो परिवर्तन ये है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश 49वें क्रम के वो कौन है, आपके श्री उदय उमेश ललित जी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो नियुक्ति हम देख रहे हैं वो है DRDO अध्यक्ष डॉक्टर समीर V कामत। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे 25 अगस्त 2022 को, ठीक है, इन्होंने इनका स्थान लिया, यानी डॉक्टर समीर V कामत ने डॉक्टर सतीश रेड्डी का स्थान लिया और ये DRDO के अभी अध्यक्ष बन गए हैं। आगे हम बढ़ते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति भी बहुत चर्चा का विषय रहा, जिसमें विशेष आप ध्यान रखेंगे श्री विश्वनाथन आनंद। श्री विश्वनाथन आनंद जो है वो तमिलनाडु के चेन्नई से बिलोंग करते हैं और ये तमिलनाडु राज्य शतरंज प्रतियोगिता की जननी मानी जा सकती है, यानी इस भूमि से बहुत अच्छे अच्छे स्तर के शतरंज के खिलाड़ी बने हैं। और उसी में जो भारत के गौरव हैं जिनका नाम हम कहेंगे क्या, श्री विश्वनाथन आनंद। ठीक है, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि विश्व स्तर पर आपके अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ, जिसको हम FIDE के नाम से जानते हैं, इसके उपाध्यक्ष के तौर पर भारत के प्रसिद्ध आपके शतरंज खिलाड़ी श्री विश्वनाथन आनंद को नियुक्त किया गया है। ठीक है, खास बात यह है कि इस संस्थान की स्थापना यानी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज जो संघ है इसकी स्थापना यानी FIDE की स्थापना जो है आपका 20 जुलाई 1924 को पेरिस फ्रांस में किया गया। पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है, वहां किया गया। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो हैं आपके आर्केडी कोरोविच हैं। आर्केडी कोरोविच काफी लंबे समय से इसके अध्यक्ष हैं। इनका कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात दूसरी अवधि के लिए फिर से इनको अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे FIDE के अध्यक्ष आपके आर्केडी कोरोविच हैं और इसके उपाध्यक्ष श्री विश्वनाथन आनंद हैं जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। आगे बढ़ते हैं फिर हम। ठीक, नेक्स्ट है विलियम रूटो। विलियम रूटो इस बार चर्चा में इसलिए रहे क्योंकि ये अभी केन्या के नवीनतम राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं, विलियम रूटो। ठीक है, विलियम रूटो ने कुल मतों का लगभग 50.49% मत प्राप्त किया और इस मत के साथ ही इन्होंने रैला ओडिंगा को पराजित किया। ठीक है, रैला ओडिंगा को पराजित करके इन्होंने केन्या के राष्ट्रपति पद
किस को प्राप्त किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम। अगला है महत्वपूर्ण रिपोर्ट। इसी के साथ जो हमने केन्या के राष्ट्रपति रूटो जी को देखा, उसी के साथ हमारा नियुक्तियां जो है अगस्त माह में विशेष कंप्लीट हो जाता है। अब हम रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट में देखिए पहला आ रहा है जिसे हम कहेंगे डिजिटल मुद्रा स्वामित्व, वैश्विक अर्थव्यवस्था। तो यह रिपोर्ट बेसिकली अगर देखा जाए तो जो विश्व स्तर के देशों को लेकर अधिक से अधिक कौन डिजिटल मुद्रा का प्रयोग कर रहा है उसके आधार पर इसको जारी किया गया है। ठीक है, विशेष बात यह है इसको जारी अंकटाड ने किया है, जिसको हम संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास निकाय के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसने किया है? संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास निकाय। इसमें कुल 20 देश आपके शामिल थे, यानी इस सूची के अंतर्गत कुल 20 कंट्रीज को रखा गया। इसमें पहला स्थान जो है वो यूक्रेन का है। यूक्रेन अपनी कुल मुद्रा का 12.7% डिजिटल मुद्रा के रूप में प्रयोग करता है, यानी उसमें जितनी भी मुद्राएं जो है विनिमय यानी एक्सचेंज के तौर पर प्रयोग की जा रही हैं, यानी व्यापार के तौर पर अथवा वस्तु की खरीदी के तौर पर किया जा रहा है, वो अधिकतर 12.7% किसमें किया जाता है? डिजिटली फॉर्म में किया जाता है। इसी के साथ विशेष बात यह है इस श्रेणी में अथवा इस सूची में, इस तालिका टेबल में भारत का स्थान 7वां रहा। ठीक है, और भारत जो है अपनी कुल मुद्रा का 7.3% जो है डिजिटल फॉर्म में उपयोग करता है। और डिजिटल फॉर्म में जो उपयोग करता है उसे क्रिप्टो करेंसी, यानी मैं यहां पर बोल क्या रहा हूं, क्रिप्टो करेंसी भारत यहां पर 7.3% अपनी कुल मुद्रा का उपयोग करता है। और इसी के साथ ये इस सूची में 7वें स्थान पर है। तो आपको दो चीजें याद रखनी है, इसका पहला स्थान 20वां में, पहले स्थान में यूक्रेन, 7वें स्थान में भारत, और किसके मामले में आपका? तो याद रखेंगे डिजिटल मुद्रा स्वामित्व के मामले में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम। अगला है विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर। विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर, ये भारत के लिए भी बहुत चिंता की बात है कि विश्व में प्रदूषण के आधार पर जो हम PM 2.5 को मेनली कंसिडर किया जाता है, तो इसमें इसके आधार पर भारत जो है आपका इसमें टॉप करने वाले शहर इसमें शामिल हुए हैं। देखिए दिल्ली जो है वो विश्व का सबसे प्रदूषित शहर माना गया है, दिल्ली को विश्व का सबसे प्रदूषित शहर। और दूसरे स्थान पर कोलकाता है, यानी पश्चिम बंगाल में स्थित जो कोलकाता शहर है, जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है, वो विश्व का दूसरा सबसे प्रदूषित, सेकेंड लार्जेस्ट पॉल्यूटेड आपका क्या है? आपका शहर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसमें अंतिमवां स्थान, यानी इसमें टोटल 20 को शामिल, मतलब अंतिम और केवल 20 को ही शामिल किया गया था। इसमें बेसिकली अगर देखा जाए तो कायरो है जो कि इजिप्ट में पड़ता है, ये आपका 20वां और अंतिम सबसे प्रदूषित शहर है। यानी इस सूची में सबसे स्वच्छ शहर के तौर पर हम जानेंगे तो हमारा क्या कहेंगे, इसे हम कायरो के नाम से जानेंगे, जो कि इजिप्ट में पड़ता है। ठीक है, इसे हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट ने जारी किया था। इसे किसने जारी किया? हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट ने जारी किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम। अगला है महत्वपूर्ण रिपोर्ट में ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स जो है वो विश्व के अरबपतियों का लिस्ट जारी करता है। अरबपतियों का लिस्ट यानी जिनके पास सबसे ज्यादा धन है उसके आधार पर ये जारी करता है। तो इस बार एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने के लिए मिलता है, और वो परिवर्तन दिखता है भारत के श्री गौतम अडानी जी का। ठीक है, गौतम अडानी जी जो है आपके विश्व में इस सूची में सबसे अमीर व्यक्तियों में 3रे नंबर पर आ गए हैं, यानी इनके पास कुल 137 बिलियन डॉलर की संपत्ति का व्यापार है। कुल इनकी संपत्ति का व्यापार कितना है? 137 बिलियन डॉलर। पहले स्थान पर एलन मस्क है जो कि 251 बिलियन डॉलर पर है। दूसरे स्थान पर जेफ बेजोस है जो कि 153 बिलियन डॉलर पर रहे। और तीसरे स्थान पर एशिया के प्रथम, विश्व के तृतीय, भारत के प्रथम सबसे अमीर व्यक्ति जो है, मतलब सर्वाधिक धनवान व्यक्ति, वो हैं आपके गौतम अडानी जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट है, अब थोड़ा सा कुछ उपलब्धियों के विषय में हम विचार करेंगे कि इस बार अगस्त माह में भारत के लिए विश्व स्तर पर अथवा राज्य के लिए भारत स्तर पर क्या उपलब्धियां रही। ठीक है, इसके अंतर्गत सबसे पहले हम देख रहे हैं
देशभक्ति गीत का विश्व रिकॉर्ड, ठीक है। देशभक्ति गीत का विश्व रिकॉर्ड का एक बना हुआ है। इसमें विशेष बात ध्यान रखेंगे कि ये राजस्थान राज्य में राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के द्वारा एक विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। और ये विश्व रिकॉर्ड ये था कि इसमें 1 करोड़ बच्चों ने, ठीक है, ये प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, सेमी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे रहे, जो कि सामूहिक तौर पर 1 करोड़ बच्चों ने यहाँ पर देशभक्ति गीत गाया। ये विश्व में पहली बार ऐसी घटना हुई जहां पर इतनी बड़े तादाद में जो है गीत एक साथ बच्चों के द्वारा गाया गया। ये एक विश्व रिकॉर्ड है। इसके अंतर्गत जो है झंडा ऊंचा रहे हमारा, सारे जहां से अच्छा, हम होंगे कामयाब, आओ बच्चे तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, वंदे मातरम आदि गीत मुख्य तौर पर चर्चा के केंद्र है, ठीक है। तो याद रखिएगा। और ये कहाँ हुआ तो इसको ध्यान रखेंगे, सवाई मानसिंह स्टेडियम राजस्थान में हुआ। ये कहाँ हुआ है आपका? सवाई मानसिंह स्टेडियम राजस्थान में। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम। अगला है भारत की प्रथम सेलाइन वाटर लालटेन रोशनी, ठीक है। बेसिकली जो कहा जाए तटीय क्षेत्रों में, मतलब समुद्र के तटीय क्षेत्रों में जो विशेषतः मछली पालन से जुड़े हुए समुदाय हैं, उनके लिए यहाँ पर एक रोशनी अभियान चलाया गया। अथवा रोशनी जो नाम है एक लालटेन का है, देखिए हाथ में लिए हुए हैं, एक लालटेन का नाम है जिसका नाम रखा गया है रोशनी, ठीक है। विशेष बात ये रहा कि इस लालटेन में जो एलईडी बल्ब लगा हुआ है, उस एलईडी बल्ब के इलेक्ट्रोड के बीच में सेलाइन वाटर रखा गया है, यानी उसको हम क्या कहेंगे, समुद्रीय जल रखा गया है, ठीक है। और उस सेलाइन वाटर का उपयोग करके विद्युत उत्पादन किया जाएगा, ठीक है। मतलब विद्युत उत्पादन न करके हम कहेंगे कि बिजली के माध्यम से उसमें क्या है आपका रोशनी यानी प्रकाश को लाया जाएगा, ठीक है। इसे जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया, जो कि आपकी केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, ठीक है। विशेष बात मैं अभी चर्चा किया आपसे कि समुद्र के पानी का उपयोग कर एलईडी बल्ब में प्रकाश उत्पन्न करेंगे। और इसको करने के लिए राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक है, राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई का इसमें सबसे बड़ा योगदान रहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर हम। तो सीधे सीधे रोशनी का संबंध किससे है, तो आप बता दीजिएगा कि रोशनी का संबंध जो है एक लालटेन है, जो कि क्या करेगा आपका समुद्री जल का उपयोग कर मतलब प्रकाश उत्पन्न करेगा। अगली उपलब्धि है भारत का कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला मंडला, ठीक है। देखिए मंडला आपका मध्य प्रदेश का एक जिला है। मंडला जिला बेसिकली अगर देखा जाए तो जनजाति बाहुल्य जिला है, यानी अनुसूचित जनजाति का निवास यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर है। इस जिले में विशेष तौर पर यह जिला पहली बार कार्यात्मक तौर पर साक्षर जिला का दर्जा प्राप्त किया है भारत में। भारत का ये पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला है, यानी यहाँ पर रहने वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, वो बच्चे 100% जो है यहाँ पर साक्षर हैं, यानी कहा जाए कि वो 7 साल की कम वर्ष की अवस्था में लिखने पढ़ने की क्षमता रखते हैं। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि अभी भारत का प्रथम कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला मंडला कहाँ पड़ता है, तो मध्य प्रदेश में। और कौन सा जिला है, तो याद रखेंगे मंडला, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम अब। नेक्स्ट है निदान पोर्टल। ये भी एक उपलब्धि यानी अचीवमेंट है। निदान पोर्टल बेसिकली अगर देखा जाए तो अभी कुछ दिनों से या कुछ महीनों से देखा गया कि जो मादक द्रव्यों का यानी कहा जाए नशीली पदार्थों का जो तस्करी किया जा रहा है, यानी विदेश से या बाहर भेजा जा रहा है अंदर, मतलब जो भी उसको इलीगल फॉर्म में जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, और उसके सेवन से इतने हेल्थ से लेकर हार्मफुल और बहुत सारे सोशल इश्यूज जो जनरेट हो रहे हैं, उनको निपटाने के लिए यानी समाप्त करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है जिसे निदान के नाम से जाना गया, ठीक है। तो इसमें क्या काम किया जाएगा कि जो पहले से अपराधी रह चुके हैं इस क्षेत्र में, उन अपराधियों का पूरा डिटेल इसमें अपलोड रहेगा। साथ ही साथ उनका फिंगरप्रिंट, उनके कार्य अथवा अपराध करने के तरीके, ताकि कहीं भी इस प्रकार की गतिविधि देखा जाए
तो उनको आइडेंटिफाई करने में बहुत आसानी जाए। ठीक है, तो निदान जो है ये भारत का पहला ऐसा पोर्टल है जो कि 30 जुलाई 2022 को इसे प्रारंभ किया गया। इसे जो है भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह ने इसे लॉन्च किया और इसका मुख्य उद्देश्य है मादक पदार्थों की तस्करी से भारत को मुक्त करना। ठीक है, और पहले से संलग्न अपराधियों का इतिहास, उंगली का निशान, अदालती मुकदमे आदि विवरण जो है इस पोर्टल में अथवा ऐप में उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हम नेक्स्ट देख रहे हैं उपलब्धियों में भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी सुपर वासुकी। ठीक है, सुपर वासुकी जो है ये हमारे छत्तीसगढ़ से संबंध रखता है। सुपर वासुकी है बेसिकली अगर देखा जाए तो पहले जो सबसे लंबी मालगाड़ी थी उस सबसे लंबी मालगाड़ी का 3 गुना ज्यादा बड़ा, ठीक है, यहां पर सुपर वासुकी मालगाड़ी को निर्माण किया गया। इसकी कुल लंबाई, ये भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी है जिसकी कुल लंबाई 3.5 किलोमीटर है, यानी ये 3.5 किलोमीटर लंबी है। इसमें कुल बोगी यानी डिब्बे जो है 295 यानी 295, इसमें टोटल क्या है आपकी बोगी है। इसे पहली बार यानी इसका जो संचालन है वो कोरबा से राजनांदगांव किया जा रहा है। कहां से कहां किया जा रहा है? कोरबा से राजनांदगांव। यह जो है कुल 27,000 टन कोयले को एक बार में धारण करके ले जा सकता है। कितना? 27,000 टन। ठीक है, और विशेष बात ध्यान रखेंगे कि इससे एक बार में 3,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जा सकता है। यानी ये जितना कोयला लेके जा रहा है वो 3,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता रखता है। तो विशेष पॉइंट ये है कि छत्तीसगढ़ में जो संचालित मालगाड़ी है सुपर वासुकी, वो भारत की सबसे बड़ी, सबसे लंबी मालगाड़ी है जिसकी कुल लंबाई 3.5 किलोमीटर, कुल बोगी 295 और कहां से कहां? कोरबा से राजनांदगांव संचालन किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हम अटल ब्रिज, इस बार अटल ब्रिज भी काफी चर्चा का विषय रहा। अटल ब्रिज जो है वो साबरमती जो नदी है अहमदाबाद में, उसके ऊपर इसे बनाया गया है। देखिए ये आप देख भी रहे होंगे अटल ब्रिज, उसके ऊपर बनाया गया है। ये गुजरात में स्थित है। इसकी कुल लंबाई 300 मीटर है और चौड़ाई जो है इसका वो आपका 14 मीटर है। तो अटल ब्रिज अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया। अटल ब्रिज कहाँ स्थित है? तो आंसर क्या रहेगा? अहमदाबाद, गुजरात में। किस नदी पर है? तो आप ध्यान रखेंगे साबरमती नदी पर है और इसकी जो लंबाई है वो 300 मीटर और ऊंचाई 14 मीटर है। अब हम थोड़ा सा योजनाओं में आएंगे कि बेसिकली अगस्त माह में क्या क्या योजनाएं बहुत चर्चा का विषय में रहा। सबसे पहला देखेंगे पालन 1000 राष्ट्रीय अभियान। पालन 1000 राष्ट्रीय अभियान ये कैसे, क्या संबंध रखता है? तो बेसिकली ऐसा है कि जो बाल मृत्यु हो रही है यानी बच्चों की जो मृत्यु हो रही है, बाल मृत्यु में कमी लाने के लिए अभिभावकों को बच्चों के पालन पोषण से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा। यानी बाल मृत्यु को कमी लाने के लिए, बच्चों के पालन पोषण के लिए यहाँ पर अभिभावकों को, माता पिता को क्या किया जाएगा? प्रशिक्षण दिया जाएगा। और इसी को ही जो है पालन, चूंकि पालन पोषण के लिए किया जा रहा है इसलिए पालन 1000 राष्ट्रीय अभियान इसका नाम रखा गया है। ठीक है, इसे 16 अगस्त 2022 को लॉन्च किया गया। इसे जो है डॉक्टर भारती प्रवीण पवार जो कि आपके केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं, इन्होंने इसे लाया और इसका उद्देश्य ये है कि 1000 दिनों में अभिभावकों को देखभाल के लिए क्या करेंगे? ये प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला योजना है नमस्ते। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है नमस्ते। सबसे पहली बात, नमस्ते का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं? ये नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, जो कि किसका फुल फॉर्म है? नमस्ते का। इसे जो है 2 विभागों के संयुक्त प्रयास से लाया गया है, जिसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, साथ ही साथ आवास व शहरी कार्य मंत्रालय के माध्यम से लाया गया है। खास बात क्या रहा? खास बात यह है कि जो स्वच्छता कर्मचारी हैं, ठीक है, स्वच्छता कर्मचारी बेसिकली देखा जाता है तो जिनको हम सफाई कर्मी कहते हैं, तो ये जो सफाई कर्मी अथवा सफाई मित्र जो हैं, ठीक है, या स्वच्छता मित्र, ये क्या होते हैं कि बहुत ही
गंदे अथवा अस्वच्छ वातावरण में रहकर कार्य करते हैं। तो इनके लिए यहाँ पर एक ऐसा सक्षम इकोसिस्टम को डेवलप किया जाएगा जो इनको हर प्रकार की जो है इन्वायरमेंट फ्रेंडली इनको महसूस कराए। तो बेसिकली एक सक्षम इकोसिस्टम डेवलप करना किसके लिए? स्वच्छता कर्मचारियों के लिए। यही योजना को नमस्ते नाम इसका क्या है रखा गया है। ठीक है, इसमें पहले चरण में ध्यान रखेंगे 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कुल 500 शहरों को यानी नगरीय निकायों को इसमें शामिल किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जिसकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक है, ऐसे नगर जो निकाय हैं यानी नगर पालिका, नगर निगम अथवा मान लीजिए नगर पालिका, तो ऐसे में जो 1 लाख से अधिक हैं, ऐसे 500 संख्या में इनको क्या किया गया है आपका इसमें शामिल किया गया है पूरे भारत में। ठीक है, छत्तीसगढ़ से संबंधित हम छत्तीसगढ़ में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का शिलान्यास। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है यानी वैश्विक ट्रेड जो आपका सेंटर बनाया गया है, व्यापार का जो केंद्र बनाया गया है, वैश्विक व्यापार केंद्र, तो यहाँ पर रांची झारखंड में बनाया गया है। इसे झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने इसका शिलान्यास किया। ये औद्योगिक संरचना का विकास करना और अंतर्राष्ट्रीय कारोबार को बढ़ावा देना इसका मुख्य लक्ष्य है। 45 एकड़ की भूमि में 44.59 करोड़ की लागत से इसे यहाँ पर निर्मित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट, देश का प्रथम ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये भारत का प्रथम जो है ऑनलाइन ई टैक्सी सेवा है। ऑनलाइन ई टैक्सी सेवा देखा जाए तो इसे केरल सरकार अथवा केरल राज्य ने किया है। इसको एक विशेष नाम दिया गया है और उस विशेष नाम को कहा जा रहा है केरल सावरी। ठीक है, तो केरल सावरी जो है इसका संबंध बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारे केरल से है और ये भारत का पहला आपका विशेष बात सरकारी ई टैक्सी सेवा है। इसमें क्या जाएगा कि जो भी अभी प्रचलित दर है उस प्रचलित दर से सस्ता यहाँ पर यातायात की मूल्य यानी शुल्क रखा जाएगा। और केरल सावरी एक ऐप लाया गया है जिसमें महिलाओं और बच्चों को विशेष प्राथमिकता दिया जा रहा है और उसी के साथ साथ सभी को एक सुरक्षित यातायात या सुरक्षित यात्रा अथवा सफर के सुखद अनुभव के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है जिसे जो है आपका केरल सावरी का नाम दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट हम देखेंगे विज्ञान प्रौद्योगिकी। ठीक है, विज्ञान प्रौद्योगिकी में सबसे पहला पॉइंट जो हमको देखना है वो है MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर। ठीक है, MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर जो है ये अमेरिका के द्वारा निर्मित मल्टीपर्पस हेलीकॉप्टर है। ठीक है, अमेरिका के द्वारा जो निर्मित मल्टीपर्पस हेलीकॉप्टर है इसको 24 की संख्या में यानी भारत जो है अमेरिका से कुल 24 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर को परचेज कर रहा है। इसकी पूरी डीलिंग और डिलीवरी जो है वर्ष 2025 तक कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी वर्ष 2025 तक इसे पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा और इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए का एक समझौता हुआ है। यानी इसकी कुल जो भारत को मूल्य अदा करना रहेगा वो 15,000 करोड़ रहेगा 24 जो है MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर के लिए। यानी अमूमन कहा जाए तो एक हेलीकॉप्टर का मूल्य जो है वो लगभग आपका 62 जो है आपका आ रहा है, यानी हम कहेंगे 0.62 हजार करोड़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट देखेंगे स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV-D1। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा SSLV-D1 जो है ये क्या है, इसका फुल फॉर्म स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक, 7 अगस्त 2022 को बेसिकली इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी मैं कहूंगा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया, यानी इसका जो है इसे लॉन्च किया गया। ये इसे लॉन्च कहां से किया गया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा जो कि आंध्र प्रदेश में है। ये कुल द्रव्यमान इसका 110 टन है। इसका निर्माण न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने किया है और यह जाकर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में आपका क्या होगा,
आपका स्थापित किया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है ये आपका सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में स्थापित करने के लिए 110 टन वजन का है और इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दानुरी। ठीक है, दानुरी जो है वो आपका बेसिकली देखा जाए तो दक्षिण कोरिया का पहला चंद्र मिशन है। यानी यहां पर हम कहेंगे क्या कि यह प्रथम चंद्रमा अंतरिक्ष यान है, किसका? दक्षिण कोरिया का, जिसे 4 अगस्त 2022 को ठीक है लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य था भविष्य के लैंडिंग स्पॉट का निरीक्षण करना, यानी भविष्य में कहां लैंडिंग किया जा सकता है उसकी जगह का निरीक्षण करने के लिए दक्षिण कोरिया ने दानुरी नाम का एक अंतरिक्ष यान क्या किया है? भेजा है। विशेष बात यह है कि ये कोरिया का पहला चंद्र अंतरिक्ष यान है, यानी चंद्रमा के लिए, मून के लिए ये दक्षिण कोरिया ने पहली बार एक अंतरिक्ष यान भेजा है। ठीक है, विशेष एक और भी है कि यह दिसंबर 2022 में चंद्रमा में प्रवेश करेगा और चीन, भारत और अमेरिका के द्वारा भेजे हुए जो अंतरिक्ष यान है उनके कोऑर्डिनेशन से ये काम करेगा। यानी चीन, भारत, अमेरिका के द्वारा भेजे हुए अंतरिक्ष यान के साथ ये कोऑर्डिनेशन बनाएगा और उस कोऑर्डिनेशन के साथ ये स्पॉट फॉर लैंडिंग के लिए ये क्या करेगा? रिसर्च करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हिम ड्रोन एथॉन। ये भी एक चर्चा का विषय रहा, हिम ड्रोन एथॉन। याद रखेंगे 8 अगस्त 2022 को भारतीय सेना द्वारा ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के सपोर्ट से, यानी किसके सपोर्ट से? ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के सपोर्ट से भारतीय सेना के द्वारा और के लिए यहां पर सीमा पर सैनिकों को पथ प्रदर्शन के लिए, विशेष बात याद रखेंगे कि इसको 5 श्रेणियों में निर्मित किया गया है। ये मानव रहित आपका एक मतलब कहेंगे टेक्नोलॉजी है, यानी यान है जिसमें किसी प्रकार के ह्यूमन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और इसमें क्या काम किया जाएगा कि मान लीजिए कोई भी सेना चल रही है तो उनके लिए जो बाउंड्री लाइन है या मैं कहूंगा उनका जो रास्ता है, पाथ है, उसको वो इंडिकेट करेगा, पहला पॉइंट। दूसरा, ये साथ ही साथ अच्छे इकोसिस्टम यानी इन्वायरमेंट को डेवलप करने में भी, यानी पारिस्थितिक संतुलन को बनाने का भी इसका क्या रहेगा? लक्ष्य रहेगा। ये ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से और भारत की थल सेना के द्वारा इसे विकसित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम। अगला है VLSRSAM। ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे? वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, क्या बोलेंगे? वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक, इसका सफल परीक्षण किया गया है। ये जो है इसका सफल परीक्षण DRDO के द्वारा 23 अगस्त 2022 को किया गया। ये श्रेणी जो है, आपसे एग्जाम में कभी कभी श्रेणियां भी पूछ देता है, याद रखिएगा कि वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज, ठीक है, सरफेस टू एयर मिसाइल। तो ये कैसा है? आपका नाम ही पता चल रहा है। अगर सरफेस टू एयर मिसाइल को छोड़ दिया जाए, इतने को काट दिया जाए, केवल इतना ही पूछे VLSR क्या है, तो VLSR जो है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज और कैसा है? सरफेस टू एयर, यानी ये सतह से वायु के बीच में मारक क्षमता रखेगा। ठीक है, 50 किलोमीटर की दूरी तक ये किसी भी उपस्थित अवरोध को जाकर समाप्त करने की क्षमता रखता है और इसका परीक्षण चांदीपुर तट उड़ीसा में किया गया। कहां किया गया है? चांदीपुर तट उड़ीसा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम खेल में आते हैं हम। ठीक है, खेल में आ रहे हैं और खेल के अंतर्गत सबसे पहला है विश्व अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022। विश्व अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन बेसिकली अगर हम देखें तो कोलंबिया में किया गया है 1 से 6 अगस्त के बीच में। ठीक है, 1 से 6 अगस्त के बीच में कोलंबिया में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया। और खास बात इस आयोजन का ये रहा, सबसे ज्यादा चर्चा के विषय में रूपल चौधरी रही। ठीक है, ये देखिए रूपल चौधरी मात्र यहां पर देखा जाए तो केवल ये 18 साल की 17-18 साल की गर्ल्स हैं जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक गांव से बिलोंग करती हैं। इनके पिता एक कृषक हैं और
इनके लिए खास बात ये रहा कि इन्होंने 400 मीटर के दौड़ में एक ब्रॉन्ज मेडल और 4x400 गुणा मीटर की रेंज में के रिले के रेंज में एक सिल्वर मेडल प्राप्त किया। और ध्यान रखेंगे, इस प्रकार की प्रतियोगिता में भारत का ये पहला मेडल है, यानी इससे पहले विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत ने कोई भी अभी तक पदक प्राप्त नहीं किया था। तो उस पदक को प्राप्त कराने का जो श्रेय है वो किसको दिया जाएगा? रूपल चौधरी को। और ये रूपल चौधरी उत्तर प्रदेश के मेरठ से बिलोंग करती हैं, ठीक है, जो कि आपकी 17 वर्षीय बालिका हैं और ये कोलंबिया में आयोजित इस प्रतियोगिता में मेडल प्राप्त की हैं। और ये भारत का पहली बार इस प्रतियोगिता का मेडल है, ठीक है। अगला है राष्ट्रमंडल खेल 2022। राष्ट्रमंडल खेल 2022 को पिछले भी वीडियो में मैंने कुछ चर्चा की थी, ठीक है। तो इसमें आपको सबसे खास बात मैं एक चर्चा करना चाहूंगा कि युवाचार समाचार जो है वो अपने मंथली वाइज यानी हर प्रति माह के सीक्वेंस में निरंतर अभी पब्लिश किया जा रहा है। और मैंने यहाँ पर राष्ट्रमंडल खेल चूंकि समय की बाध्यता को देखते हुए मेडल की डिटेल मैं यहाँ पर डील नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आप सभी युवाचार मैगजीन को प्रीफर करें और उस मैगजीन में उसके मेडल से रिलेटेड विशेषता आप जो गोल्ड मेडल रहा और उस गोल्ड मेडल के साथ ही साथ चूंकि गोल्ड मेडल भी काफी हैं तो हम किसको पढ़ें, तो विशेष जो उसमें आपको दिखता है जिसको पढ़ने में समझ में आए नहीं ये पहली बार है अथवा ये बहुत खास है अथवा कम आयु का है या इसमें भारत ने पहली बार इस प्रकार से प्राप्त किया या कई वर्षों के बाद प्राप्त किया, तो ऐसा कुछ जो घटनाएं दिखती हैं उन्हीं को ही विशेषता आपको उसमें देखने हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, मैं एक जो बेसिक और जो बार बार एग्जाम के क्वेश्चन बन सकते हैं उसके फॉर्मेट को लेके चलता हूं। तो राष्ट्रमंडल खेल जो है वो आपका बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित हुआ, 28 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में आयोजित हुआ। और ये आपके इस खेल का 22वां संस्करण यानी 22वां क्रम है, ठीक है। पेरी द बुल इसका शुभंकर रहा है, आदर्श वाक्य इसका गेम फॉर ऑल रहा है और इसमें 20 खेलों में कुल 280, ठीक है, 20 खेलों में कुल 280 प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया, ठीक है। विशेष अगर देखेंगे हम तो इसमें सबसे पहला स्थान आपका ऑस्ट्रेलिया का रहा जिसने कुल 178 पदक प्राप्त किए हैं, जिसमें 67 गोल्ड है, रजत 57 है और कांस्य जो है आपका कितना है 54 है। दूसरा स्थान इसी प्रकार से इंग्लैंड का रहा जिसने कुल 176 मेडल प्राप्त किए। तीसरा कनाडा का रहा जिसने कुल 92 प्राप्त किया। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, ये पार्ट को, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता, ठीक है, इसको स्किप कर सकते हैं। बस ये याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया पहला और 178, इंग्लैंड दूसरा 176, कनाडा तीसरा और 92। और सबसे खास बात आप इसको तो एटलीस्ट याद करें यहां तक, ठीक है। इसमें भारत का स्थान बहुत खास रहा, वो रहा चौथा स्थान। भारत ने कुल 61 मेडल प्राप्त किए हैं, जिस 61 में 22 जो है वो क्या है आपका गोल्ड मेडल है। इसके अलावा यहां पर 16 जो है रजत और 23 जो है कांस्य पदक भी प्राप्त किया गया, ठीक है। इसमें देखा जाए तो उद्घाटन समारोह में जो ध्वजवाहक रहे वो पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह रहे। देखिए, पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह जो रहे वो इसके स्टार्टिंग जो फेस्टिवल रहा, यानी मैं कहूंगा एक प्रकार से कि जो उद्घाटन समारोह रहा, इनॉग्रेशन फेस्टिवल, उसमें ये आपके ध्वजवाहक रहे। साथ ही साथ समापन के समय में निखत जरीन और शरद कमल ध्वजवाहक रहे। इसमें भारत से अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, तो भारत से यहां पर जो हम देख रहे थे इस चीज को देखिए, जो फर्स्ट स्लाइड में आप देखे थे, यानी 20 खेलों में कुल 280 टीम ने भाग लिया। और यहां पर जो हम देखेंगे वो देखेंगे भारत से 15 खेलों में कुल 213 खिलाड़ियों ने भाग लिया है, ठीक है, कि भारत देश से कुल 15 खेलों में कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया है, तो 213 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप 2022। नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप 2022 जो है ये इस खेल का पहला प्रतियोगिता है, यानी ये इस खेल का पहला संस्करण है, पहली बार इस खेल को जनरेट किया गया है भारत में, ठीक है। और ये राष्ट्रीय स्तर का है, यानी अलग अलग राज्य इसमें भाग लेते हैं।
इसका आयोजन उत्तराखंड में 12 से 14 से अगस्त के बीच में किया गया। इसमें कुल 7 टीम के कुल 285 पर्वतारोहियों ने भाग लिया और इसको याद रखेंगे इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन, ठीक है, ने इसका आयोजन किया था। तो याद रखेंगे भारत का पहला नेशनल स्पोर्ट क्लाइंबिंग चैंपियनशिप कहां आयोजित हुआ, तो उसका आंसर क्या रहेगा आपका उत्तराखंड रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम फिर। नेक्स्ट है डुरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2022। डुरंड कप काफी बार आप देखते होंगे बहुत सी परीक्षाओं में पूछता है कि डुरंड कप का संबंध किस खेल प्रतियोगिता से है। तो आप समझ सकते हैं कि ये फुटबॉल जो देखते हैं ना फुटबॉल, तो फुटबॉल से संबंधित आपका ये खेल प्रतियोगिता है जिसको बोलते हैं डुरंड कप। ठीक है, बेसिकली डुरंड कप को अगर देखा जाए तो इसे जो है 1888 में पहली बार इस खेल को खेला गया था हिमाचल प्रदेश में। कहाँ खेला गया था इसे? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, 1888 में सर डुरंड के समय में इसे सबसे पहली बार हिमाचल प्रदेश में खेला गया। और इस बात को याद रखेंगे कि यह जो है विश्व का तीसरा और एशिया का सबसे प्राचीन आपका फुटबॉल प्रतियोगिता है। यानी विश्व में सीक्वेंस के आधार पर देखा जाए तो सबसे ओल्डेस्ट मतलब थर्ड ओल्डेस्ट आपका कहा जाएगा तो डुरंड कप। और अगर मैं पूरे आपके बात करता हूं किसका, कि यहां पर एशिया का बात करता हूं तो एशिया का सबसे प्राचीन जो फुटबॉल प्रतियोगिता है उसको क्या कहा जाता है? डुरंड कप। इस बार जो इसका आयोजन हो रहा है याद रखेंगे 131वें क्रम का आयोजन हो रहा है। ठीक है, कौन से क्रम का आयोजन हो रहा है? 131वां क्रम। ये 16 अगस्त से 18 सितंबर 2022 के बीच में खेला जाएगा। इसके लिए विशेषतः पश्चिम बंगाल, कोलकाता को अधिक प्राथमिकता दिया गया, लेकिन असम और मणिपुर के जगहों पर भी इस खेल के अलग अलग खेल खेले जाएंगे टीमों के द्वारा। इसमें कुल 20 टीमें शामिल हैं, ठीक है, जिनको अलग अलग समूहों में डिवाइड किया गया है। तो इस बात को याद रखेंगे कि डुरंड फुटबॉल टूर्नामेंट 2022 जो है आपका 131वें संस्करण का है, क्योंकि बीच में यहाँ पर कोविड के चलते ये खेल नहीं हो पाया और 1888 में इसे प्रारंभ किया गया था। अभी 16 अगस्त से 18 सितंबर को खेला जाएगा पश्चिम बंगाल में। अगला है सुल्तान अजलन शाह अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टूर्नामेंट। ठीक है, इसे 16 से 25 नवंबर 2022 में खेला जाएगा। ठीक है, अभी आप अगस्त का करंट देख रहे हैं, ये मैं बात कर रहा हूं नवंबर का। तो 16 से 25 नवंबर के बीच में इपोह मलेशिया में आपका सुल्तान अजलन शाह अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टूर्नामेंट खेला जाएगा। बेसिकली ये कोविड-19 के चलते 2019 के बाद, यानी इसका पिछला जो संस्करण था वो 2019 में खेला गया। अब सीधे सीधे 2019 2 साल बाद 2022 में नवंबर में खेला जाएगा। इसमें सबसे ज्यादा बार सर्वाधिक जो है ऑस्ट्रेलिया का नाम दर्ज है कि ऑस्ट्रेलिया इसमें सबसे ज्यादा बार 10 बार इस प्रतियोगिता को जीत चुका है। अगर 2019 की बात करता हूं तो 2019 में विशेषता देखा जाए तो दक्षिण कोरिया विजेता रहा और दक्षिण कोरिया ने भारत को पराजित करके इस टूर्नामेंट पर जीत हासिल की थी। ठीक है, तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि सुल्तान अजलन शाह अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टूर्नामेंट इपोह मलेशिया में खेला जाएगा 16 से 25 नवंबर के बीच में। अगला है अंडर 18 एशियाई वॉलीबॉल प्रतियोगिता 2022। ठीक है, अंडर 18 एशियाई वॉलीबॉल प्रतियोगिता 2022 जो है इसका आयोजन ईरान के तेहरान शहर में किया जा रहा है। 15 से 22 अगस्त के बीच में खेला गया और इसके विजेता टीम रहा जापान। ठीक है, इसमें विशेष बात आप ध्यान रखेंगे कि ये भारत के लिए भी एक बहुत उपलब्धि की बात रही कि भारत ने दक्षिण कोरिया को पराजित किया। भारत ने क्या काम किया है? दक्षिण कोरिया को पराजित करके इसमें कांस्य पदक प्राप्त किया है। ठीक है, और ये भारत का 14 वर्ष पश्चात इसमें कोई पदक है। यानी अंडर 18 एशियाई वॉलीबॉल प्रतियोगिता जो है इसमें भारत 14 साल बाद इसमें कोई पदक प्राप्त कर रहा है और भारत ने दक्षिण कोरिया को पराजित करके यहां पर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे फिर हम। अगला है निशान ए डायमंड लीग। ठीक है, निशान ए डायमंड लीग जो है 26 अगस्त 2022 को आयोजित किया गया। इसमें नीरज चोपड़ा भारत के लिए मुख्य उपलब्धि रहे, क्योंकि
इस प्रतियोगिता में यानी निशान ए डायमंड लीग में आज तक भारत ने कोई मेडल नहीं जीता, ठीक है। लेकिन इस बार कुछ हटकर हुआ कि निशान ए डायमंड में लगभग 89.08 मीटर भाला फेंक कर, ठीक है, नीरज कुमार ने इस प्रतियोगिता में एक पदक प्राप्त किया, ठीक है। इस श्रेणी में इन्होंने क्या किया, विजय प्राप्त की, यानी इन्होंने इसमें गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। और ये पहले खिलाड़ी बन गए हैं जो इस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं, नीरज चोपड़ा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला है विराट कोहली की उपलब्धि। विराट कोहली इस बार कुछ खास चर्चा में रहे। अभी हाल ही में भारत पाकिस्तान मैच के समय में विराट कोहली एक विश्व के दूसरे ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जो क्रिकेट के तीनों प्रकार में 100 मैच कंप्लीट किए हैं, ठीक है। इन्होंने भारत पाकिस्तान के T20 मैच का 100वां मैच खेलकर वनडे, T20 और क्रिकेट तीनों श्रेणियों में 100 मैच कंप्लीट करने वाले विश्व के दूसरे और एशिया के पहले, भारत के पहले खिलाड़ी बने हैं, ठीक है। जिसमें विश्व में पहला नाम जो है आता है हमारे सामने रॉस टेलर का, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि 100 मैच कंप्लीट करने मतलब खेलने का जो श्रेय है वो पहले खिलाड़ी आपके बन गए हैं विराट कोहली। आगे बढ़ते हैं, फिर हम सैन्य अभ्यास देखेंगे। आगे सैन्य अभ्यास में देखिए, सबसे पहला है अल नजाह संयुक्त सैन्य अभ्यास। अल नजाह जो है इस बार अल नजाह 4th हुआ है, यानी मैं कहूंगा इसका 4था संस्करण हुआ है। ये 1 से 13 अगस्त को भारत और ओमान के बीच में, एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि सैन्य अभ्यास अल नजाह किन देशों के मध्य हुआ अथवा भारत के साथ किसके साथ हुआ, तो ये ध्यान रखेंगे कि ये जो है भारत और ओमान के बीच में हुआ है। यह महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में इसका आयोजन हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, एक्स विनबैक्स 2022। एक्स विनबैक्स जो है 1 से 20 अगस्त के बीच में भारत और वियतनाम के बीच हुआ है, जो कि आपका हरियाणा में, ठीक है। विशेषता इसमें 105 इंजीनियर रेजिमेंट सैनिकों ने क्या किया है, भाग लिया है भारत की तरफ से। तो एक्स विनबैक्स का संबंध किससे है, तो आप याद रखेंगे भारत और वियतनाम से है, ठीक है। इसी प्रकार से युद्ध अभ्यास, याद रखिए आप पढ़ रहे हैं सैन्य अभ्यास, इसके अंतर्गत है युद्ध अभ्यास। तो युद्ध अभ्यास जो है ये 18वां संस्करण है, जो कि 14 से 31 अक्टूबर को प्रस्तावित है, यानी ये अगले माह में, ठीक है। यानी अभी सितंबर चल रहा है, आज आपका देखा जाए तो 8 सितंबर है, तो ये अगले माह में अक्टूबर में 14 से 21 अक्टूबर को आयोजित होगा, ठीक है। भारत और अमेरिका का बीच में ही होने वाला ये अभ्यास है, जिसे युद्ध अभ्यास नाम दिया गया है, ठीक है। ये बेसिकली उत्तराखंड में आयोजित होगा और हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिति हेतु ये सैन्य अभ्यास को आयोजित किया जा रहा है। अगला है एक्स वज्र प्रहार। ये 13वां संस्करण है, जो कि 8 अगस्त 2022 को बकलो हिमाचल प्रदेश में होगा और ये भारत और अमेरिका के बीच का सैन्य अभ्यास है। तो यहां पर हम समझें कि भारत अमेरिका के बीच में जैसे एक्स वज्र प्रहार है, इसके साथ साथ अभी आपने देखा युद्ध अभ्यास, इसके अलावा पहले भी कोप इंडिया, रेड फ्लैग, मालाबार युद्ध अभ्यास हुआ है। इस मालाबार युद्ध अभ्यास में ध्यान रखेंगे कि भारत अमेरिका के साथ जापान भी यहां पर शामिल था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर कुछ राष्ट्रीय पुरस्कार की ओर हम थोड़ा सा विचार करेंगे। राष्ट्रीय पुरस्कार के अंतर्गत अगर हम देखें तो सबसे पहला है डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका, डॉक्टर सी नारायण रेड्डी यहां पर राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार। तो ध्यान रखेंगे इसको जो है साहित्य के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है, यानी साहित्य में कोई विशेष उपलब्धि है तो इस पुरस्कार को प्रदान किया जाता है। इस बार जो है डॉक्टर प्रतिभा रे को दिया गया है, ठीक है। डॉक्टर प्रतिभा रे जो है एक उड़िया लेखिका हैं और इन्हें जो है भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने इस अवार्ड को प्रदान किया। और बेसिकली ये बिलोंग कर रही हैं इस समय तेलंगाना, हैदराबाद से, लेकिन इनके लेखन की जो भाषा है वो क्या है, उड़िया है, ठीक है। और खास बात अगर हम देखें तो इससे पहले इनका एक महाकाव्य है जिसका नाम है विशंभरा। इनके महाकाव्य विशंभरा की बहुत ही ज्यादा चर्चा रहती है। इससे पहले ये ज्ञानपीठ पुरस्कार 2011 में प्राप्त कर चुकी हैं। तो सीधे सीधे डॉक्टर सी नारायण रेड्डी जो आपको पुरस्कार यहाँ पर दिख रहा है,
ठीक है, डॉक्टर सी नारायण रेड्डी। तो डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार प्रतिभा रे को मिला है। ये प्रतिभा रे जो है उड़िया भाषा की लेखिका हैं और ये बिलोंग करती हैं हैदराबाद से। आगे है मिस इंडिया यूएसए 2022, ये आर्या वाल वेकर को मिला है अवार्ड। ये वर्जीनिया क्षेत्र से बिलोंग करती हैं, जो कि भारतीय अमेरिकी महिला हैं। इसी के साथ याद रखेंगे वाशिंगटन की निवासी हैं, जिनका नाम है कि भारतीय मूल की महिला हैं, जिनका नाम है अक्षी जैन। ठीक है, अक्षी जैन को मिसेज इंडिया यूएसए 2022 अवार्ड से नवाजा गया है। तो सीधे सीधे याद रखना है मिस इंडिया यूएसए 2022 जो है वो आर्या मालवेकर है। और अगर मैं बात कर रहा हूं मिसेज इंडिया यूएसए 2022, वो कौन है? अक्षी जैन है, जो कि भारत से ही दोनों क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला जो हम नाम देखेंगे वो है हमारा IAFF फुटबॉल ऑफ द ईयर 2022। ठीक है, तो याद रखेंगे पुरुष श्रेणी में सुनील छेत्री और महिला श्रेणी में मनीषा कल्याण को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, आप सुनील छेत्री को देखेंगे तो भारतीय फुटबॉल टीम के एक कप्तान हैं। और विशेष बात ये रहा कि इससे पहले 2011, 13, 14, 17, 18 और 19 में भी इन्होंने इस पुरस्कार को प्राप्त किया है। यानी ये इनका 7वें क्रम का ये रिपीटेड पुरस्कार है। किसके लिए? सुनील छेत्री के लिए। काफी प्रतिभावान व्यक्तित्व है सुनील छेत्री। और ये जो आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल रही हैं मनीषा कल्याण, ये महिला श्रेणी में AIFF फुटबॉल ऑफ द ईयर से नवाजी गई हैं। ठीक है, अगला है आपके 2 साहित्य से संबंधित पुरस्कार हम देखेंगे, जिसमें कहेंगे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार और दूसरा है साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखेंगे हिंदी में भगवंत अनमोल को दिया गया, इनकी एक उपन्यास है जिसका नाम है प्रमेय के लिए। और अंग्रेजी में मिहिर वत्स को दिया गया है, जिनकी एक रचना है टेल्स ऑफ द हजारीबाग के लिए। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूं साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार के लिए, तो ये हिंदी में क्षमा शर्मा को मिला हुआ है। इनकी एक रचना है चुनिंदा बाल कहानियां। और अंग्रेजी के लिए अर्शिया सत्तार को मिला है, इनकी एक रचना है महाभारत फॉर द चिल्ड्रन। यानी महाभारत फॉर द चिल्ड्रन के लिए अंग्रेजी में मिला है अर्शिया सत्तार को और चुनिंदा बाल कहानियां हिंदी में मिला है क्षमा शर्मा को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे फिर हम देखिए थोड़ा हम अब लास्ट विविध में हम चर्चा करेंगे कि हम इसके अलावा क्या क्या चीजें यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो विविध में देखिए अभी PSC का इंटरव्यू भी स्टार्ट, आप जानते हैं PSC के द्वारा जो पिछले वर्ष के लिए जो नोटिफिकेशन आया, जिसके प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम हुए, उसका इंटरव्यू आयोग के द्वारा 20 से 30 संभवतः निर्धारित किया गया है। तो उसके अंतर्गत करंट को लेकर हम क्या एक रणनीति रखें, तो आप विशेषता देखेंगे कि करंट में आप बहुत ज़्यादा आंकड़ों के पीछे न जाकर योजनाओं की प्रासंगिकता, भूमिका और उनकी विशेषता देखा जाए कि राज्य स्तर पर उनकी क्या उपयोगिता है, अथवा राज्य स्तर में जो योजनाएं चल रही हैं वो कहाँ तक सफल हैं, उसकी कमियां, उसकी अच्छाइयाँ, और राज्य सरकार की कौन सी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जो उनको इकोनॉमिकली तौर पर राज्य को डेवलप करने में सहायक है। इन सब पहलुओं पर आप अधिक जोर देंगे। अपने गृह जिला के विषय में थोड़ा अधिक आप फोकस्ड रहेंगे तो अधिक आपको उसमें फायदे मिलेंगे। ठीक है, स्ट्रीट व्यू सर्विस को देखते हैं। तो स्ट्रीट व्यू सर्विस को गूगल मैप ने स्टार्ट किया है। गूगल की एक शाखा है जिसका नाम है गूगल मैप। ठीक है, ये एक संयुक्त प्रयास है जो कि जेनेसिस इंटरनेशनल और टेक महिंद्रा के सहयोग से किया गया है। ठीक है, भारत के लिए टेक महिंद्रा और जेनेसिस इंटरनेशनल ने किया है। इसे प्रारंभ में 10 शहरों में लाया गया है और गूगल मैप के द्वारा इसमें गतिशील डेटा जो है, गति सीमा की डेटा अवेलेबल कराया जाएगा। मतलब एक डेटा बेस रहेगा। ये गूगल मैप ऑब्जर्व करेगा कि कोई व्हीकल जो है वो किसी स्पीड का वायलेशन तो नहीं कर रहा है, यानी गति सीमा का कोई उल्लंघन तो नहीं किया जा रहा है। तो इससे ट्रैफिक पुलिस को बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त होंगी। ठीक है, अगला है फॉर्च्यून ग्लोबल 500 2022। ठीक है, तो आर्थिक गतिविधियों में संलग्न कंपनी के आधार पर इसको लाया गया है। इसमें पहला स्थान याद रखेंगे वॉलमार्ट ने प्राप्त किया है। यानी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 जो है इसमें पहला स्थान आपका वॉलमार्ट का है।
खास बात ये रहा कि इस 500 कंपनियों में भारत के भी कुछ प्रमुख कंपनियां रहीं, जैसे 98वें स्थान पर और पहली बार इस सूची में LIC ने अपना स्थान बनाया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये कि फॉर्चून ग्लोबल 500 जो कि इकोनॉमिकली जो इमर्जिंग कंपनी है उनकी एक सूची है विश्व स्तर पर, और इस सूची के लिए LIC जो है भारत की तरफ से विश्व स्तर पर 98वें संस्थान के तौर पर दर्ज हुआ। रिलायंस इंडस्ट्री जो है 104 स्थान पर, और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आपका 142वें स्थान पर दर्ज हुआ है। ये पहली बार है जब LIC ने इसमें स्थान बनाया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। विश्व का प्रथम वर्टिकल सिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो आपका सऊदी अरब है, इस सऊदी अरब का बहुत पहले से प्लान था 2021 में इसको कंप्लीट करने का। देखिए, आपको दिखने में इमेज समझ में आ रहा होगा, ये वर्टिकल सिटी मतलब बेसिकली क्या है, इस सिटी का एक नाम दिया गया है जिसे द लाइन करके पुकारा जाएगा। ठीक है, इसे किस नाम से पुकारा जाएगा? द लाइन। ठीक है, इसको बनाने के लिए $500 बिलियन यानी 39.95 लाख करोड़ रुपए की राशि इसमें अनुमानित है। यह कुल 170 किलोमीटर लंबा बनाया जाएगा। इसका लेंथ जो होगा कितना होगा? 170 किलोमीटर। इससे सिर्फ 200 मीटर इसकी क्या रखी जाएगी? चौड़ाई। यानी इसकी चौड़ाई जो है वो केवल और केवल कितना रखा जाएगा? 200 मीटर। और इसकी लंबाई यहां पर जो देख रहे हैं आप, ये लगभग रखा जाएगा 170 किलोमीटर। और खास बात, ये आधा किलोमीटर ऊंचा होगा, यानी 500 मीटर की ऊंचाई तक इसको क्या किया जाएगा? विकसित किया जाएगा। और यह अपने बाउंड्री में, जैसा आप इमेज में देख पा रहे हैं, तो बाउंड्री जो है इसकी ग्लास से यानी कांच से पूरी तरीके से क्या होगी? ढकी हुई होगी। इसमें किसी प्रकार के आपदा, भूकंप और किसी प्रकार के गतिविधियां यहाँ पर नहीं हो सकती। ठीक है, तो याद रखेंगे कि वर्टिकल, विश्व का सबसे प्रथम वर्टिकल सिटी जो है वो सऊदी अरब के द्वारा बनाया जाएगा। इसे बेसिकली देखा जाए तो 2021 का टारगेट था कंप्लीट करने का, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 2023 कर दिया गया है। दिसंबर 2023 तक कंप्लीट किया जाएगा। आगे हम देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। तो विश्व का जो सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है, तो इसको आप देख पा रहे हैं, ये बेसिकली नर्मदा नदी पर, ठीक है, ओमकारेश्वर बांध, खंडवा, मध्य प्रदेश में निर्मित किया जा रहा है। ठीक है, ये 100 किलोमीटर क्या है आपका? लंबा है। ठीक, और 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, और इसे 4000 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। तो विश्व, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये भारत का नहीं, विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट है। ठीक है, जो कि खंडवा जिला, मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी के ऊपर इसे ओमकारेश्वर बांध पर बनाया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर, याद रखेंगे 75वें क्रम के ग्रैंड मास्टर जो है, शतरंज ग्रैंड मास्टर वी प्रवण आपके रोमानिया बने हैं। ठीक है, यहां पर ये चेन्नई से बिलोंग करते हैं, और विशेष बात यह है कि ये 15 वर्ष की आयु के हैं, और चेन्नई तमिलनाडु से बनने वाले ये 27वें ग्रैंड मास्टर ऑफ तमिलनाडु भी रह चुके हैं। इससे पहले मैंने अभी भी चर्चा किया, विश्वनाथन आनंद, डी गुकेश और आर प्रज्ञानानंदा जो है, इससे पहले उसी चेन्नई या तमिलनाडु से बिलोंग करने वाले भारत से शतरंज ग्रैंड मास्टर रह चुके हैं। ठीक है, ये केवल 15 वर्षीय जो है बालक है। ठीक, अगला हम देखेंगे इस्माइल 75 पहल। इस्माइल 75 के लिए सबसे पहले देखा जाए इसका फुल फॉर्म क्या है, तो हम कहेंगे इस्माइल का फुल फॉर्म है आपका सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज। ठीक है, कहने का अर्थ यह है कि आजीविका और उद्यम के लिए हाशिए पर रहने वाले लोगों की मदद। ठीक, इसे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने, जो कि केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं, 12 अगस्त 2022 को इसे लॉन्च किया। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि जितने भी बेसहारा और भिक्षावृत्ति की समस्या से जूझ रहे हैं, यानी भारत को बेसहारा, ठीक है, पन और भिक्षावृत्ति से मुक्त कराना, ये इसका क्या है? लक्ष्य है। ठीक है, इस्माइल 75। आगे है विश्व का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज गोल्डन ज्वाइंट।
ये देख रहे हैं गोल्डन ज्वाइंट, ठीक है। गोल्डन ज्वाइंट जो है ये विश्व का सबसे ऊंचा आपका क्या है, मतलब रेलवे ब्रिज है, यानी इसके ऊपर से क्या गुजरेगा, आपका ट्रेन गुजरेगा। ये चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में निर्मित किया गया, 28,000 करोड़ की लागत से ये निर्मित हुआ है। ये बेसिकली एक कनेक्टिविटी है जो उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला को जोड़ता है। इसकी कुल ऊंचाई 359 मीटर है और इसकी कुल लंबाई 1315 मीटर, यानी 1.1 किलोमीटर 300 मीटर के आसपास ये जो है आपका इसकी कुल लंबाई है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, फिर हम आगे देखते हैं हम भारत का प्रथम अंडर वाटर मेट्रो, ठीक है। अंडर वाटर मेट्रो जो है, यानी ये बेसिकली जिसके चारों तरफ, जैसा आप इमेज में देख पा रहे हैं, चारों तरफ क्या रहेगा आपका, पानी, ठीक है। ग्लास के ढककर इस ट्रेन को बीच से गुजारा जाएगा, ठीक। ये एक कोलकाता का प्रोजेक्ट है, ठीक है, जिसको पहले तो 2021 तक इसे कंप्लीट करना था, ये भी डेट एक्सटेंड होकर आपका जून 2023 तक पहुंच गया है, ठीक। इसे कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के द्वारा विकसित किया जा रहा है, जो कि कुल 16.5 किलोमीटर लंबा होगा। ये हावड़ा मैदान को सियालदह से जोड़ेगा और ये जो है याद रखेंगे हुगली नदी पर क्या किया जा रहा है, निर्मित किया जा रहा है, ठीक है। हुगली नदी पर निर्मित हावड़ा मैदान से लेकर सियालदह तक की कनेक्टिविटी करने के लिए भारत की प्रथम अंडर वाटर मेट्रो जो है कोलकाता में प्रारंभ की जा रही है, ठीक है। चलिए एक और देखते हैं, लास्ट में हम पंच प्राण लक्ष्य की घोषणा। पंच प्राण लक्ष्य की घोषणा कहने का अर्थ ये है कि ये घोषणा श्री नरेंद्र मोदी जो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा किया गया 15 अगस्त के अवसर पर। 15 अगस्त के अवसर पर 25 वर्षों के लक्ष्य के साथ, यानी इसका टोटल रखा गया है 25 वर्ष का ड्यूरेशन। 25 वर्ष के ड्यूरेशन में भारत को शक्ति, सामर्थ्य और संकल्प वान बनाने के लिए पंच यहां पर प्राण को लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसमें 2047 तक, यानी 247 जो है 2047 तक भारत को हर दृष्टि से संपन्न बनाने का इसमें लक्ष्य है, ठीक है। इसमें 5 बातें रखी गई हैं, जिसमें पहला, संकल्प बड़ा होना चाहिए और उससे ही विकास भारत का हो सकता है। दूसरा, मन की गुलामी से मुक्त होना। तीसरा, विरासत पर गर्व करना। चौथा, एकता और एकजुटता को बनाए रखना। और पांचवा, नागरिकों के कर्तव्य का बोध होना, ठीक है। तो ये इसमें 5 यहाँ पर टोटल 5 लक्ष्य रखे गए हैं, जिसे पंच प्राण के नाम से जाना गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अगस्त माह के करंट की घटनाओं को, यानी हमने करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर लिया। फिर हम आगे किसी अन्य वीडियो के साथ आप सबके साथ मैं जुड़ूंगा। आपके जो भी क्वेश्चन रहते हैं वो क्वेश्चन आप हमारे टेलीग्राम के माध्यम से भी हमसे आप जुड़ सकते हैं, युवाचार टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से, जिसका लिंक नीचे आपको प्रोवाइड किया गया रहेगा। और यूट्यूब में कमेंट के माध्यम से अगर कोई आपको और कुछ इसमें समस्याएं लगती हैं तो आप हमको सूचित कर सकते हैं। चलिए फिर किसी अन्य टॉपिक या वीडियो के साथ आप सबके साथ मैं जुड़ूंगा दोस्तों। धन्यवाद।